हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हमने तीसरा चैप्टर शुरू किया था सरल रेखा में गति, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपेक्षीय गति, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, और इसकी स्थितियाँ, ठीक है, इसकी 3 स्थितियाँ होती है, ये 3 कंडीशन होती हैं, इसको भी हम समझेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी या जो आपेक्षीय वेग होता है वो क्या होता है। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूं, तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती है बोलने में, तो इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। परंतु मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसानी से इस वीडियो में आपको समझ में आ जाए कि आपेक्षीय वेग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं सरल रेखा में गति। तो चैप्टर का नाम है, इसमें हम देखने वाले हैं आपेक्षिक वेग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो आपेक्षीय वेग क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझते हैं, ठीक है। तो आपेक्षीय वेग का मतलब ही है कि मतलब कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है तो वो क्या होगा, किसी के सापेक्ष उसकी गति मतलब मोशन वो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कोई भी मतलब दो वस्तु है, ठीक है, या दो पिंड है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए पिंड है और ये दो, मतलब ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। तो ये जब स्थिर होगा ना, ये जब स्थिर होगा तभी इसका मतलब वेग हमें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बी के सापेक्ष ए का जो वेग होगा, ठीक है, उसी वेग को हम क्या कहते हैं, आपेक्षीय वेग कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब एक पिंड को स्थिर रख देते हैं और तब दूसरे पिंड का जो वेग होगा उसी वेग को हम कहते हैं आपेक्षीय वेग। जब एक कोई पिंड या एक कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो जो दूसरे वस्तु का जो वेग होगा उसी वेग को ही हम आपेक्षीय वेग कहते हैं, ठीक है। तो आपेक्षीय वेग किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि मतलब एक कोई जो पिंड है उसके सापेक्ष जो बी का जो वेग होता है उसी वेग को हम क्या कहते हैं, आपेक्षीय वेग कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफिनेशन हम यही लिखेंगे कि किसी पिंडों के सापेक्ष दूसरे पिंडों का वेग ही आपेक्षीय वेग कहलाता है। सापेक्ष का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो उसके मतलब जो स्थिर है तो दूसरे वस्तु का जो वेग होगा वो क्या होगा, उसी को हम सापेक्ष कहते हैं कि मतलब उसके सापेक्ष मतलब दूसरे वस्तु का वेग कितना है, ठीक है। तो हम इसका डिफिनेशन सिंपल वे में क्या लिखेंगे, डिफिनेशन हम यही लिखेंगे कि किसी वस्तु या आप कह सकते हैं पिंड, ठीक है, किसी वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का वेग ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग कहते हैं, ठीक है। मतलब को मतलब क्या कहा जा रहा है कि किसी वस्तु के सापेक्ष, कोई भी वस्तु है उसके सापेक्ष दूसरे वस्तु का जो वेग होगा उसी वेग को हम क्या कहते हैं, आपेक्षीय वेग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी मान लेते हैं पृथ्वी क्या है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी पर कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु है जो ए है, मान लेते हैं ये कोई ए वस्तु है। तो ये जब गति तभी करेगा, गति मतलब करेगा, परंतु ये वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है, ये क्या है, स्थिर है, ठीक है, तब इसका स्थिर है, तब इसका जो वेग होगा इसी वेग को ही हम क्या कहेंगे, आपेक्षीय वेग कहेंगे, ठीक है। तो आपेक्षीय वेग किसे कहते हैं कि मतलब जब किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का जो वेग होगा उसी वेग को हम क्या कहते हैं, आपेक्षीय वेग कहते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ी सी इसकी बेसिक सूत्र पे बात कर लें तो याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे कि मतलब ये कोई क्या है, ये कोई पिंड है, ठीक है, और ये सामान्य दिशा मतलब इसी दिशा में क्या कर रहा है, ये भी ए वेग से गति कर रहा है, और कोई बी वेग है, ठीक है, बी कोई पिंड है, मतलब ए कोई पिंड है वो इस दिशा में, ठीक है, भी वेग से गति कर रहा है, और जो बी पिंड है ये भी इसी दिशा में किससे, भी बी वेग से गति कर रही है, ठीक है। मतलब दो पिंड है, ये ए जो है भी वेग से चल रहा है और जो बी पिंड है वो भी
वेग से चल रहा है और दिशा भी क्या है, सामान्य है, तब हम ए को स्थिर मान लेते हैं। अब बी का वेग का हम पता लगाते हैं, ठीक है। मतलब ए अगर स्थिर हो जाए, मतलब ए के सापेक्ष बी का क्या वेग होगा, इसकी गणना हम करेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है कि ए के सापेक्ष, मतलब क्या लिखेंगे कि ए के सापेक्ष v का वेग, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a के सापेक्ष v का वेग हम इस प्रकार लिखेंगे, मतलब जिसके सापेक्ष कहा जाएगा उसे हम इधर लिखेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे कि a के सापेक्ष v का वेग, समझ में आया। जो सबसे इधर होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसके सापेक्ष, और जो b होगा मतलब जो उसके बाद होगा, ठीक है, उसके हम क्या कहेंगे, उसी का वेग हमें ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि a के सापेक्ष b का वेग, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे, v लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि a के सापेक्ष v का वेग। तो याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसको मैं ब्लैक में लिख दूं, ठीक है। ए के सापेक्ष v का वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है vb माइनस va, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब a के सापेक्ष v का वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, b का वेग होगा, उसमें से a का वेग को हम माइनस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा b का वेग। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो ये ही मतलब इस तरीके से आप इस सूत्र को याद रख सकते हैं कि b पहले है तो b को हमने लिख दिया, फिर से a पहले है तो हमने a लिख दिया है, ठीक है। और इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि पढ़ना कैसे है कि a के सापेक्ष v का वेग जो पहले होगा, v के पास होगा, उसका वेग हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमने क्या ज्ञात किया, b का वेग ज्ञात किया। अब हम b को स्थिर मान लेते हैं, मतलब b के सापेक्ष a का कितना वेग होगा, इसको हम सूत्र को याद रखेंगे। इस सूत्र को भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखूंगा कि b के सापेक्ष a का वेग, ठीक है। तो v के सापेक्ष a का वेग क्या हो जाएगा, तो ये आप क्या हो जाएगा, आप यही कहेंगे कि a b लिखेंगे, क्योंकि b के सापेक्ष a का वेग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला va माइनस vb, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला आप नोट रखेंगे, क्योंकि हमने बताया कि जहाँ पे ऐसे क्या होगा, b पहले है तो b लिखे हैं, और फिर से a है तो a लिखे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे a पहले है तो a लिखे हैं, और फिर से b यहाँ पे है तो b लिख दिए हैं। तो इस तरीके से आप ये दोनों सूत्रों को याद रखेंगे कि a के सापेक्ष v का वेग का फॉर्मूला ये, और b के सापेक्ष a का वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये बातें आपको। अब आते हैं हम, इसके कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ शर्तें होते हैं, कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ क्या 3 स्थितियां होती हैं, आपेक्षिक वेग का 3 स्थितियां होती हैं। तो इसको भी हम समझते हैं कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम देखते हैं उसका कि आपेक्षीय वेग का जो कंडीशन होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आपेक्षीय वेग का जो कंडीशन होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आपेक्षीय वेग की स्थितियां, ठीक है। तो याद रखेंगे आपेक्षीय वेग की कितनी स्थितियां होती हैं, तो आपेक्षीय वेग की 3 स्थितियां होती हैं। तो पहले स्थितियों पे हम नज़र डालते हैं, ठीक है। तो पहली स्थितियां क्या हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्थिति फर्स्ट, ठीक है। तो स्थिति फर्स्ट में आपको क्या बताया गया है, तो स्थिति फर्स्ट में ये बताया गया है कि कोई भी दो मतलब पिंड है या दो वस्तु हैं, मान लेते हैं ये ए वस्तु है और ये क्या है, ये v वस्तु है, ठीक है। मतलब ये b क्या है, ये a वस्तु है, ये v वस्तु है, ठीक है। और ये जो a पिंड है ये इस दिशा में और b भी इसी दिशा में क्या कर रहे हैं, ये a है, ये भी a वेग से गति कर रहा है, ठीक है। मतलब इसका वेग कितना है, a का वेग है va और v का वेग कितना है, vb है, और ये भी दोनों क्या है, सामान्य दिशा में गति कर रहे हैं। मतलब इनमें कंडीशन है कि ये इनकी दिशा क्या है, दिशा सामान्य है, ठीक है। और इनका जो वेग है, इन दोनों पिंडों का वेग भी है वो भी सामान्य है। मतलब
वेग जो है, वेग भी वो क्या है, सामान्य है। मतलब कह सकते हैं कि जो भी ए है वो क्या है, भी बी के इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पहला स्थिति कहा जाता है कि ए मतलब ए पिंड, मतलब ए और बी दो पिंड हैं और इन दोनों पिंड सामान्य वेग से तथा सामान्य दिशा में गति करते हैं, तो ए के सापेक्ष बी का वेग या बी के सापेक्ष ए का वेग क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। मतलब ए के सापेक्ष यदि हम बी का बात करें, ए के सापेक्ष v का वेग, ठीक है, मतलब a के सापेक्ष यदि हम b का बात करते हैं तो ये हमने फॉर्मूला बताया था कि a के सापेक्ष v का फॉर्मूला क्या बताया था, ऐसे बताया था v बी ए, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बताया था v बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये हमने फॉर्मूला बताया था a के सापेक्ष v का वेग। कैसे पढ़ते हैं, a के सापेक्ष b का वेग, और हमने फॉर्मूला ऐसे बताया था कि वी ए और फिर से a है तो यहाँ पे वी ए लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला बताया था। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों जो ए और बी हैं इनकी दिशाएं भी सामान्य हैं और इन दोनों का वेग भी है वो भी सामान्य है। तो ये बताइए यदि इन दोनों का वेग जो है ये आपस में सामान्य है, मतलब जो भी ए है जो भी बी है वो भी ए के इक्वल है, तो जब बताइए ये दोनों ये इक्वल हैं तो मान क्या आ जाएगा, इसका मान जो आएगा वो शून्य आएगा कि नहीं। तो यही कहा जा रहा है, ठीक है, इसका मान ये क्या आ जाएगा, मतलब वी बी ए का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा कि नहीं, भी ए का मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम b के सापेक्ष a का भी वेग निकालें, ठीक है, b के सापेक्ष a का भी वेग निकालें तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब b के सापेक्ष यदि हम कहें, फिर से b के सापेक्ष a का वेग कहें, समझना है बस कंडीशन को आप समझिए, ठीक है। तो b के सापेक्ष यदि a का वेग कहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b के सापेक्ष a का वेग क्या लिख देंगे, b के सापेक्ष a का वेग लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वी ए और वी बी ये दोनों इक्वल है, तभी यहाँ पे जो वेग होगा, तभी जहाँ पे ये जो वेग होगा ये शून्य होगा, ठीक है, तभी ये वेग क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो यही कहा जा रहा है कि ए के सापेक्ष v का वेग भी क्या होगा, शून्य होगा, या b के सापेक्ष a का वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परंतु कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों एक सामान्य दिशा में गति करने चाहिए और जो इनका वेग होगा दोनों पिंडों का, ये वेग जो है ये भी सामान्य होने चाहिए। तब क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में a के सापेक्ष b का वेग या b के सापेक्ष a का वेग सामान्य होगा। जैसे मैं कहूँ कि आप यदि बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आप जिस बस में ट्रेवल कर रहे हैं वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और दूसरा कोई ट्रेन है, सॉरी बस है, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और एक ही दिशा में आप लोग चल रहे हैं, तो भैया आप उसमें से देखेंगे दूसरे किसी व्यक्ति को तो वो क्या दिखाई देगा, स्थिर अवस्था में दिखाई देगा आपको, क्योंकि दोनों एक सामान्य दिशा में गति कर रहे हैं और गति करते हुए और जो गति कर रहे हैं वो भी आप मतलब सामान्य गति में कर रहे हैं और दिशा भी सामान्य है और गति भी सामान्य है, इसलिए मतलब वेग और दिशा दोनों सामान्य हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, वे स्थिर अवस्था में दिखाई देंगे, मतलब उनका क्या हो जाएगा, जो वेग होगा वो शून्य दिखाई देगा आपको। तो यही इसमें बताया गया है कि जो वेग होगा वो शून्य होगा उस समय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रथम जो स्थिति है आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम दूसरे स्थिति पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेकेंड स्थिति। तो सेकेंड स्थिति इसकी क्या है इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्थिति, तो सेकेंड स्थिति ये कहता है कि कोई ए और बी, ये कोई दो क्या है, पिंड हैं, ठीक है, और ये पिंड हैं तो ये इसी दिशा में गति कर रहे हैं और ये दोनों मतलब दिशाएं इनकी सामान्य है गति करने की, परंतु जो ए पिंड का जो वेग है वो भी ए है और जो बी पिंड का वेग है वो भी बी है, ठीक है, परंतु दिशाएं तो इनकी सामान्य है, परंतु इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ए पिंड का जो वेग है ना वो बी पिंड के वेग से क्या है, अधिक है, मतलब इस पिंड का जो वेग है वो अधिक है इससे, मतलब क्या कहा जा रहा है, भी ए अधिक है किससे, भी बी से, ठीक है, मतलब ए का जो वेग है वो बी के वेग से क्या है, अधिक है। तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय ए के सापेक्ष वी का वेग क्या हो जाएगा, उस समय ए के सापेक्ष बी का वेग क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, कि ए के सापेक्ष वी का वेग क्या हो जाएगा। तो हमने फॉर्मूला बताया था भी ए के सापेक्ष वी का वेग क्या कहता है, भी बी ए इक्वल टू
वी बी माइनस वी ए। ये हमने फॉर्मूला बताया था, आपको याद होना चाहिए कि ए के सापेक्ष वी का वेग, अब वी ए, ठीक है, और फिर से वी बी और फिर से वी ए, ऐसे आपको वी, पहले बी है तो बी, फिर से ए है तो ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, ठीक है, आप समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्या कहा जा रहा है कि ए का जो ए क्या है, ए का जो वेग है वो अधिक है वी के वेग से। तो ये बताइए जब मतलब ये वाला मान इससे अधिक है, ठीक है, इस वाले मान से, मतलब जो इसका मान है अगर मान लेते हैं 10 है, ठीक है, और इसका मान लेते हैं 5 है, मतलब इसका जो मान है वो अधिक है, तो आंसर 5 में से -10 गया तो -5 ही तो आया, -5 आया कि नहीं। तो इसका मतलब क्या आया कि मान जो ऋणात्मक में आया, तो इसका मतलब कि ए के सापेक्ष वी का जो वेग होगा वो कभी भी ऋणात्मक में ही होगा। वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। वो कभी ऋणात्मक होगा कब, जब ए के सापेक्ष वी का वेग हम ज्ञात करेंगे और ए का वेग जो होगा वो अधिक होगा वी के वेग से, तब क्या हो जाएगा, मान ऋणात्मक होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही बता दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इसका मान जब अधिक है और इसका कम है और माइनस है इसके आगे और इसका मान अधिक है, तो माइनस जब इसमें से घटाया जाएगा तो ये माइनस वाला ही अधिक आएगा, और माइनस का मतलब ऋणात्मक होगा, तो जो बी ए का मान निकला वो ऋणात्मक ही निकलेगा। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हमने देखा ए के सापेक्ष वी का वेग, मतलब ए के सापेक्ष वी का वेग देखा। अब हम कह रहे हैं कि बी के सापेक्ष ए का वेग हम देख के ज्ञात कर लेते हैं, तो वो कैसा मान आता है। तो आप देखेंगे बी के सापेक्ष ए का वेग, ये बहुत कम व्यक्तियों को मतलब समझ में आता है, ठीक है। तो इसको मतलब आपको बहुत ही आसानी से समझना होगा और 1 2 बार 3 बार करके ऐसे वीडियो को भी देखना होगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये हॉट टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है, तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है बी के सापेक्ष ए का वेग, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी के सापेक्ष ए का वेग वी ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी वी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है, इसमें भी क्या है, एक मतलब कि ए का जो वेग है वी ए है वो अधिक है, तो जब ये अधिक है इससे तो समझिएगा, मतलब ये मान लेते हैं 10 है और ये मान लेते हैं 5 है, ठीक है। तो मतलब 10 अधिक है ना 5 से, तो इसी प्रकार बी ए है ये अधिक है इससे, ठीक है। तो 5 में से भैया 10 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा, 5 ही होगा आंसर। तो 5 क्या है, धनात्मक में आया कि नहीं, तो इसका मतलब कि b के सापेक्ष जो a का वेग होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा धनात्मक होता है। तो इस पॉइंट को आपको दोनों को याद रखना है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल में ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो ये दूसरी स्थिति हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, दूसरी सेकेंड स्थिति भी। अब आते हैं हम तीसरी स्थिति पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, ठीक है। तो उसे भी हम देख लेते हैं। थर्ड स्थिति क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई ए क्या है, कोई ए पिंड है, ठीक है। ए कोई पिंड है, वो क्या कर रही है, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में गति कर रही है वी ए वेग से, ठीक है। ये वेग इसका क्या है, ए जो पिंड है इसका वेग क्या है, वी ए है, ठीक है। और एक बी क्या है, बी पिंड है, वो इस दिशा में, जस्ट इसके विपरीत दिशा में गति कर रही है, मतलब इसका इस दिशा में वो क्या कर रही है, उसका वेग है, गति कर रही है, और इसका वेग क्या है, वी वी है, ठीक है। समझ में आया, इसका वेग क्या है, बी का वेग वी बी है और ए का वेग क्या है, वी ए है, ठीक है। और दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, ठीक है। तो ए के सापेक्ष वी का वेग क्या हो जाएगा, इसको हम समझते हैं। तो ए के सापेक्ष में अब देखता हूं कि ए के सापेक्ष वी का वेग, ठीक है, कि ए का सापेक्ष वी का वेग क्या हो जाएगा। तो हमने ऐसे देखा था फॉर्मूला में कि ए के सापेक्ष वी का वेग क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ये हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा था। परंतु फॉर्मूला ये कब लागू होता था,
जब दिशाएं सामान्य होती थी, परंतु यहाँ पे दिशा तो विपरीत हो गई। तो दिशा जब विपरीत हो जाएगी तो इसका मतलब देखिए इसकी दिशा क्या है, जस्ट इसके विपरीत है ना, इसके विपरीत मतलब बी के जिसका वेग हमें ज्ञात करना है उसके विपरीत है इसकी दिशा। तो जब इसकी दिशा विपरीत है तो यहाँ पे इसी की दिशा के पहले क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा ना। तो ये जो फॉर्मूला है यही है ए के सापेक्ष v का वेग। जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे वी बी प्लस वी ए। समझ में आया। अब हम देखते हैं कि यदि ए के सापेक्ष v का वेग इतना है, समझिएगा एक मिनट, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि ए के सापेक्ष v का वेग इतना है। तो अब हम देखते हैं कि b के सापेक्ष ए का वेग कितना होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरा एक और ज्ञात कर लेते हैं कि b के सापेक्ष ए का वेग। ठीक है, v के सापेक्ष ए का वेग, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, परंतु यहाँ पे भी हमने देख रहे हैं यहाँ पे विपरीत दिशाएं हैं। देख रहे हैं इसके इसमें क्या है, इनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था, जब माइनस था तो प्लस हुआ था, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब जब माइनस का चिन्ह लग गया तो वी ए बी, और इसमें से हम दोनों में से माइनस कॉमन करेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन करते हैं तो वी ए प्लस वी बी आएगा कि नहीं, वी ए प्लस वी बी आएगा। और ये जो फॉर्मूला निकला यही है कि बी के सापेक्ष ए का वेग। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना चाहिए कि जब विपरीत दिशा में हो तो ये दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, अब विपरीत दिशा में हो तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा एक एक टॉपिक। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको टॉपिक ये समझ में आया है ना तो बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही हार्ड मतलब है, इसको मुझे भी समझने के लिए मतलब बहुत ही समय लगा था। ठीक है, तो आप भी समझ सकते हैं कि मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही मुझे भी हार्ड टॉपिक लगता है। ठीक है, परंतु मैं मतलब आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत बोलने में भी समझाने में भी थोड़ी सी घबराहट होती है, और उतने अच्छे से तो नहीं, परंतु मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि अभी आपको सपोर्ट करने की मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। ठीक है, तो आप हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ नहीं तो हाय हेलो या मतलब वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमें ये पता चलेगा कि आपने कमेंट्स मतलब जो कि होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, और तीसरी बात, यदि आपको मतलब बहुत ही अच्छा लगा हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप क्लास 11th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके वीडियो मिलेगा, और आप वहाँ से जाकर क्लिक करके आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं फ्लो में, और बहुत ही आसानी से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। परंतु लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।